सर पिछले हफ्ते जब एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा था और दुनिया रवां-दवां थी चीन की जानिब, तो जो आपका एनालिसिस था वो अब हालात वाक़या से हम आहंग है, उससे मुताबिकत रखता है और वही आउटकम्स हमें दिखने में आए। आपने अपने तज्ज़िये में कहा था कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, उसकी निशानियाँ वाज़ेह होती जा रही हैं और आपने अपने तबसरे में ये भी फरमाया था कि एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बेशक अब हम अपनी जगह, लेकिन सिग्नलिंग हो रही है। अब वो सिग्नल्स जो हैं वो अमेरिका और मगरिब को कैसे नज़र आ रहे हैं, उनके लेंस से वो क्या देख रहे हैं, उस पर तबसरे किए जा रहे हैं। और इस इजलास में शिरकत करके क्या मिला चाइना को, पूरी दुनिया को बुला के, मदऊ करके, मैसेज दे के, मोदी जी क्यों गए इंडिया और रशिया के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या था, पाकिस्तान और बाकी ममालिक बाद में। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस एससीओ समिट के और उसके बाद परेड से जो टारगेट्स मतलूब थे वो पूरे हो गए, हासिल हो गए? बहुत अहम सिग्नल, सिर्फ अमेरिका को नहीं, सारी दुनिया को। और वो सिग्नल ये है कि पहले तो बातें होती थी कि चाइना बड़ी ग्रो कर रहा है, एक दिन आएगा चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी और चाइना में बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। इस किस्म की बातें होती थी कि चाइना इस वक्त हालांकि उसकी जो मईशत है वो अमेरिका की मईशत से बहुत कम है, मगर फिर भी ये कि अभी जल्दी एक दिन आएगा चाइना एक ग्रेट पावर बन जाएगा, ये बातें होती थी। आज ये बातें नहीं हो रही। आज ये बात हो रही है कि चाइना एक ग्रेट पावर बन गया है। अब वो खत्म हो गई बात के बनेगा, चाइना बन गया है। चाइना इसलिए बन गया है कि उसने दो तीन चीजें नुमाया कर दी हैं। एक ये कि उसकी जो मिलिट्री माइट है वो अब अमेरिका से कोई कम नहीं है। जिस किस्म की वो परेड हुई है और जहाँ जिस किस्म के उन्होंने हथियार दिखाए हैं और जिस किस्म की वो एडवांस टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर वो बने हैं और कितनी उनकी रीच है, ये नहीं कि सिर्फ एशिया तक या साउथ चाइना सी तक या ताइवान तक। उनकी जो रीच है, जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और लेजर गाइडेड वेपन्स हैं, दे आर नाउ इन स्पेस एंड ओवर 20,000 किलोमीटर्स वो स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसलिए डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है चाइना ने कि जहां तक मिलिट्री माइट है वो अब अमेरिका से कम नहीं है। तो ये पहली दफा ये इस बात का एहसास हुआ है। पहले ये था कि अमेरिका बहुत आगे है, वेस्ट बहुत आगे है, चाइना जो है वो बहुत पीछे है। मगर दो तीन चीजें ऐसी हुई हैं जिसके साथ चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, दिखा दिया है कि उनकी मिलिट्री माइट जो है वो बहुत एडवांस्ड है और जो लोग तवक्को कर रहे थे वो गलत था। सबसे पहला इशारा तो पाकिस्तान के जरिए चाइना ने किया और ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी मानता है, कभी कहता है 5 जहाज गिराए, कभी कहता है 7 गिरा दिए। और वो एक चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज असिस्टेंस और चाइनीज ट्रेनिंग के एक साथ मिलके ये हुआ कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वेस्ट की जो कि राफेल में थी और जो इंडिया के पास थी वेस्टर्न प्लस इजरायली टेक्नोलॉजी, उसको डिफीट किया। तो पहला तो ये निशान था। उसके बाद ये परेड के अंदर जो उन्होंने हथियार दिखाए, दे आर इनक्रेडिबल। अभी तो सारी दुनिया लगी हुई है उन्हीं के ऊपर बात करने के लिए कि ऐसी ऐसी चीज उन्होंने दिखाई है कि सोचा भी नहीं जा सकता था कि उनके पास ऐसे हथियार हैं या इतनी हाई डेवलपमेंट कर दी। दूसरी चीज ये कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया। दिस इज दुनिया को तवक्को ये नहीं कर रही थी जी। तो एक तरफ तो उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट जो है ना वो दिखा दी है और दूसरी तरफ उन्होंने ये दिखाया है कि सवाए वेस्टर्न लीडर्स के बाकी सारी दुनिया जो है वो अब ग्रेविटेट कर रही है टुवर्ड्स चाइना। चाइना को तस्लीम कर रही है एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। मल्टी पावर पोलर जो रियासत, ग्लोबल रियासत है वो बन गई है। अब सिर्फ अमेरिका की रियासत नहीं है, सोल सुपर पावर नहीं है। चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली
चाइना इज नाउ अनदर सुपर पावर, और वो सुपर पावर जो है उसने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया और सबके साथ हाथ मिला लिए, यहां तक कि वो इंडिया जो कि अमेरिकन कैंप में है, इंडिया भी अमेरिकन कैंप को छोड़ के और एससीओ पे पहुंच गया, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये सूरत हाल है। तो चाइना ने बहुत बड़ी एक मैसेज दी है। अब यही डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सारा यूरोप जो है इसको लेके बैठ के स्टडी करेगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब वो जो इजारादारी थी, जो मोनोपोली थी वेस्ट की ओवर इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री माइट, वो अब खत्म हो गई है और खत्म होने जा रही है। तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल जो चाइना ने दिया। ओके सेठी साहब, लेकिन आपने कहा भारत वहां पहुंच गया है, आपको नहीं लगता कि भारत आधा पहुंचा है? स्पेशली जो मैसेजिंग भारत के पर्सपेक्टिव से हुई कि अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीर तो शेयर की शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ, बट एट द सेम टाइम वो परेड में मौजूद नहीं थे, जयशंकर उनके हमरा नहीं गए, और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि वो डेलीगेशन में नहीं थे। नासाजी तबीयत वजह बताई जा रही है बेशक, बट भारत इस एससीओ में शिरकत के बाद खड़ा कहाँ है? वो तो ग्लोबल नॉर्थ को भी नहीं छोड़ पा रहा, और इसके बाद क्या वो मुकम्मल तौर पर इस कैंप में आ जाएगा? आप सही कह रही हैं। मेरा ख्याल है भारत इस वक्त इतनी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है। एक तरफ वो अमेरिका के कैंप में है, तजारत भी अमेरिका के साथ है और वहां से सरप्लस भी आता है। अमेरिका की मार्केट के बगैर बहुत मुश्किल है उनके लिए। उनकी आईटी जो सारी सर्विसेज है वो भी अमेरिका खरीदता है, और बाकी जो कॉटन रिलेटेड गारमेंट्स इंडस्ट्री है वो भी अमेरिका खरीदता है ज्यादातर, और उनका सरप्लस भी जो है वो अमेरिका से आता है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ वो क्वाड का हिस्सा है। क्वाड एक अमेरिका ने बनाया था चाइना के खिलाफ एक महाज, जिसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका थे। इसके अलावा फिर वो फाइव आइज भी है। तो बहुत सारे ऐसे महाज बनाए हैं अमेरिका ने और वेस्ट ने, जिसके अंदर इंडिया जो है उनका हिस्सा है। अब इस इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम बन गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ झगड़ा हो गया ओवर पाकिस्तान। इंडिया 20 साल से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो आती थी उनका यही रवैया था कि एशिया के अंदर हमने इंडिया को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को टैक्टिकली करना है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया इज द ओनली कंट्री जो चाइना के खिलाफ खड़ी हो। तो उन्होंने इंडिया को बनाया था जी। अब इंडिया को आदत पड़ गई थी कि ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, इसीलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें पाकिस्तान के साथ मत मिलाएं, हाइफनेट मत करें। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहनी शुरू कर दी थी कि वी आर अ ग्रेट पावर, हम बड़ी ग्रेट सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन है। मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने कहा था कि इजराइल कि क्रिश्चियन बॉम्ब है, जूइश बॉम्ब है, इस्लामिक बॉम्ब भी आ गया, कम्युनिस्ट बॉम्ब भी है, तो अब हिंदू बॉम्ब भी हमने बनाना है और बना लिया है। तो वो एक सिविलाइजेशनल अप्रोच ले रहे थे। उनका ख्याल था कि अब इसके बेसिस के ऊपर वो भी एक ग्रेट पावर, उनकी भी वही हैसियत हो जाएगी। और उन्हें स्पेशली फख्र था अपनी मईशत के ऊपर, क्योंकि उनकी मईशत काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इंडिया अब कह रहा है कि जी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बड़ी है, तो वी शुड बी कंसिडर्ड लाइक अ ग्रेट पावर। मगर वो है नहीं। अभी मैं देख रहा था तबसरे जो इंडिया में हो रहे हैं वो अब ग्रेट पावर से हटके आ गए मेजर पावर। जहां मसला उनके लिए अब ये बन गया है कि जो ग्रेट पावर अमेरिका है वो समझता है कि ये ग्रेट पावर नहीं बन सकते, और हमारे अंडे हमने अपने इंडिया के अंदर बास्केट के अंदर नहीं रखने। वो इसलिए नहीं बन सकते, 2 वजूहात है अमेरिका समझता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया जो है ये अब हमारे काम का नहीं रहा। एक ये कि क्वाड के अंदर भी इंडिया जो है उसने पूरा अपना रोल नहीं अदा किया। इंडिया ऐसे ऐसे करता है बिकॉज इंडिया ने अपनी तरफ से न्यूट्रलिटी शो करना चाहता है। अमेरिका न्यूट्रलिटी को नहीं समझता। वो कहते हैं आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, और क्वाड के अंदर आप हमारे साथ हैं। हमने चाइना के खिलाफ एक महाज बनाया है, तो अब आप ये क्या, तो आप जो है कमजोर हैं आप तो। और वो कमजोरी कहां से नजर आई उनको? ये जो पीछे जंग हुई पाकिस्तान के साथ। अमेरिका वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये इंडिया के साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान ने पिटाई कर दी
और पाकिस्तान के साथ चाइना मिल गया, ये तो बहुत बड़ा ब्लॉक बन गया जी। तो इंडिया तो इसको हैंडल नहीं कर सकता। फिर अमेरिका ने ये देखा कि अब फिर हमारे इंटरेस्ट क्या है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता तो चाइना के खिलाफ कहां खड़ा होगा जी। तो फिर हम क्या करें। तो उन्होंने देखा कि भाई यार जरा देखें तो सही पाकिस्तान के पास क्या है। तो जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा तो उन्हें दो तीन चीजें नजर आई। उन्हें क्या नजर आया, उन्हें एक तो ये नजर आया कि एक तकड़े लोग ने हाँ में हाँ मिला के करते हैं, हमने इनको कहा सीज फायर कर डन, जल्दी फैसले और हमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। वाह जी, क्या बात हुई। फर्स्ट। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यार इनके पास तो रेयर अर्थ मिनरल भी बड़े जी। वो तो इनके पास पैसे नहीं है निकालने के लिए, मगर सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो यही आ रही है कि इनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है और वो तो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया चाइना से लेता है, हम चाइना से लेते हैं। और अगर हमारे तल्लुकात चाइना के साथ अच्छे नहीं होने तो फिर हमें कोई और सोर्स भी तो ढूंढनी चाहिए। और ये तो तैयार है, ये तो कहते हैं आ जाओ, हम तो कानून भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको अकोमोडेट कर ले। आए निकाले रेयर अर्थ मिनरल्स 16 आने जो 12 आने तुसी ले जाओ, 4 आने सानू भी दे देना, कोई गल नहीं, आ जाओ जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार ये तो जबरदस्त। हाँ। फिर इन्होंने कहा कि यारो हमारी वो क्रिप्टो करेंसी, उन्होंने कहा लो 2 मिलियन $10 मिलियन और लो मेरी फैमिली का भी खाता पूरा हो गया। उन्होंने कहा और उन्होंने कहा यार देखो अफगानिस्तान के अंदर आईसिस है, ये सारे बैठे हुए वहां, बड़ा ही टेररिज्म का वो बेस है, तो पाकिस्तान के बगैर हम कैसे टैकल करेंगे उसको। और फिर पाकिस्तान ऐसी जगह पे बैठा है जहां ईरान साथ है और अफगानिस्तान और ईरान, तो हमें तो यहाँ होना हमारा बड़ा जरूरी है क्योंकि ईरान के साथ हमारे झगड़े चल रहे हैं और टेररिज्म बन रही है अफगानिस्तान में, तो हमारा होना यहाँ जरूरी है। पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे तो हमें यहाँ कोई लेवरेज मिलेगी जी। और आखिरी पॉइंट ये है यार कल को अगर इसराइल के साथ करना है इस्लामिक वर्ल्ड ने जी, तो पाकिस्तान के बगैर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा यार ये भी एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए जी। तो मेरा ख्याल है ये है कि इंडिया को जरा थोड़ा सा टाइट किया जाए, और तो जुबान इनको समझ नहीं आती, तो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, दोनों का फायदा इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की सोच डोनाल्ड ट्रंप की और उसकी इस एडमिनिस्ट्रेशन की है कि इंडिया की वो हैसियत नहीं रही जो पहले थी, अब पाकिस्तान को टैक्टिकली लिफ्ट कराने की जरूरत है और स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है इज नॉट सूटिंग अस एनीमोर। और अगर या तो हमारी सारी बात मान जाए तो फिर ठीक है, हमें जो हम कह रहे हैं वो करे, और अगर नहीं करता तो फिर देखा जाएगा। तो एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो उसका सारा हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है उसके 3 सतून है। एक सतून ये है कि अंडर हिंदुत्व बीजेपी हम ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं जी। दूसरा सतून ये है कि हम अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और तीसरा सतून ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, इसी वजह से हमें वोट मिलता है। ठीक है, अब तीनों सतून जो है वो खतरे में आ गए जी। खतरे में आ गए बिकॉज वो एक्सपोज हो गया है नरेंद्र मोदी। अमेरिका उसका दोस्त नहीं रहा उस तरीके के साथ, ग्रेट पावर वो बनने से रहे, वो तो अब कोई चांस ही नहीं है। चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ग्रेट पावर होता क्या है। तो और पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया है जंग के अंदर, और कोई इम्कान नहीं है कि अगर इंडिया फिर कुछ करने की कोशिश करेगा तो फिर भी इसी किस्म का जवाब मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब अकेला नहीं है, चाइना के उसके साथ है, इट्स वन, एक ही समझे आप फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो इसलिए इंडिया ने भी ये सोचा कि यार इस वक्त तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोचना पड़ेगा, डोमेस्टिक पॉलिसी सोचनी पड़ेगी। और तीसरी बात ये है कि फिर अमेरिका को भी कुछ ना कुछ तो सिग्नल जाना चाहिए ना कि भाई ऐसी तो नहीं है कि आप हमें एक पुश ओवर धक्का दें तो हम चढ़ जाए। हम आपके गुलाम तो नहीं है, हम तो बहुत बड़े अभी भी ग्रेट पावर नहीं है, तो बिग पावर तो है, मेजर पावर तो है, चलो फिर हम भी जरा चाइना के साथ जाके बैठते हैं, थोड़ा अमेरिका को थोड़ी घबराहट तो होगी कि हम भी उठ के चले गए चाइना के उधर चले गए। तो इसलिए फिर ये इन्होंने ये फैसला किया कि चाइना के साथ कुछ थोड़ा बहुत किसन मेकअप करना चाहिए, और ताकि ये बैलेंसिंग एक्ट हम कर सके। अब पाकिस्तान तो मास्टर है इस बैलेंसिंग एक्ट का, इसको पता ही है आपको। अब इंडिया की भी यही कोशिश है कि किसी तरीके के साथ कोई बैलेंसिंग एक्ट किया जाए ताकि अमेरिका जो है वो भी रहे
और हम SCO का हिस्सा भी रहे। अच्छा, इसमें जो एडवांटेज थोड़ा सा मिला नरेंद्र मोदी को, वो ये है कि रशिया भी ये चाहता है कि, और चाइना भी ये चाहता है कि इंडिया जो है अमेरिका से दूर हो और SCO में आए। और अगर वो SCO में आ जाता है तो उसका ये मतलब है कि वो चाइना की लीडरशिप को एक्सेप्ट करता है। बिकॉज चाइना का जो मॉडल है वो ये है कि ग्लोबली मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए, मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए जी। मगर एशिया के अंदर एक ही ग्रेट पावर है, दो ग्रेट पावर एशिया भी नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं जी। तो इसलिए आई थिंक इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम बना है कि अब वो उसकी हैसियत क्या होगी। ना वो ग्रेट पावर है, ना वो एशिया के अंदर ग्रेट पावर बन सकता है। ग्लोबल तो छोड़ ही दे, यहाँ तो चाइना बैठा है जी। और सारी दुनिया ने जाके और चाइना को तस्लीम कर लिया है, सारे सेंट्रल एशिया ने तस्लीम कर लिया है, मिडिल ईस्ट ने तस्लीम कर लिया है, लैटिन अमेरिका तस्लीम करने जा रहा है। तो ये इतना बड़ा जो चाइना ने ये जो कदम उठाया है और डेमोन्स्ट्रेट किया है, इसके साथ सारे जो इक्वेशंस थे पुराने वो सारे तब्दील हो गए। और इस वक्त जिन्होंने कहते हैं ना पसूड़ी पई यूरोप और अमेरिका इसके, अब आगे अब क्या होगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे बनेगा और कैसे चलेगा। इससे मगरिब तो खासा खौफ महसूस कर रहा है, लेकिन इंडिया को अगर हम देखें तो SCO के मुकम्मल इत्तेहाद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आज तक साबित हुआ है, वो चाहे यूक्रेन जंग का मामला हो और चाहे इसराइल ईरान तनाज़ा हो। उसके बाद अब हमने इस सेशन के मौके पे भी देखा कि जब मेंबरशिप की बात अजरबैजान और आर्मेनिया की हुई तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग पेजेस पे थे। आपने कहा कि रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि अमेरिका से भारत दूर हो जाए, लेकिन चाइना ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान भी अपने इख्तलाफात का खात्मा करें। और SCO से हम सब ये तवक्को लगा के बैठे थे कि मिनिमम हैंडशेक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। फिर उसके बाद वो परेड में शिरकत किए बगैर यहां से निकल लिए। जापान का प्रेशर था उनके ऊपर सिफारती, या इन्हें पुराने जख्म इन्हें याद आ रहे थे जिसमें चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था मई के महीने में। तो सेठी साहब, जब तक SCO में इंडिया मौजूद है, आप समझते हैं कि इसके अहदाफ मुश्तरका हो सकेंगे? मुश्तरका तो हो जाएंगे, इंडिया हो या ना हो, बाकी सब एक तरफ है। तो आप देखिए ना, इंडिया ने पिछली दफा या कोशिश की थी ना कुछ कि वो जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है उसके अंदर अपनी बात करवाई जाए। तो सेठी साहब इस बार आ गया ना, पहलगाम अटैक भी आ गया, तो क्या बैलेंस किया चाइना ने? नहीं, पहलगाम अटैक आया, ये तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तो नहीं आया। इसी तरीके के साथ जाफर एक्सप्रेस आ गई है, इंडिया के ऊपर इल्जाम तो नहीं आया। तो इसलिए वो तो पहले भी उन्होंने पहलगाम की बात हुई थी, और टेररिज्म, वो तो सारी ये जो एजेंडा जो है SCO का वो तो है ही ये सिक्योरिटी एंड एंटी टेररिज्म, तो वो तो जिक्र तो आना ही था, मगर इल्जाम नहीं लगाया किसी के ऊपर। तो इसलिए अब दोनों के आ गए ना, वो कहते हैं आप कर रहे हैं, वो कहते हैं आप कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका जो सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या इसमें कोई पॉजिटिव चीज निकल सकती है कि नहीं निकल सकती पाकिस्तान के लिए या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए। देखिए, चाइना की और रशिया की तो यही कोशिश होगी, इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात जो है वो हस्ब मामूल पे आए, नॉर्मलाइजेशन हो, लड़ाई झगड़े बंद हो। मगर मैं ये समझता हूँ ये इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि सारा हिंदुत्व का जो एजेंडा है, बीजेपी का जो एजेंडा है पहले दिन से, वो इट इज एंटी मुस्लिम जी। और अगर वो एंटी मुस्लिम है तो वो प्रो पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो जब तक बीजेपी है ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर कोई बीजेपी चेंज हो जाए तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है, मगर अभी मैं समझता हूँ कि अभी तक तो वो इसी जिद पे लगे हुए हैं कि पहलगाम का जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये तो अभी पॉज पे है, इसको आपने खत्म नहीं किया। तो ये तो सबसे पहला कदम तो ये होगा कि ये पॉज को खत्म किया जाए। अब वो कैसे खत्म होगा बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। इसके लिए तो नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ेगा और सॉरी करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनकी फॉरेन पॉलिसी गलत रही, ये फैसला गलत था, और नई सोच करनी पड़ेगी। मगर उस सोच के लिए शायद नरेंद्र मोदी इज नॉट अप टू द जॉब। या हो सकता है कि इनको किसी को सैक्रिफाइस करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, अजीत दोवल की कुर्बानी देनी पड़े या जयशंकर की कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी कुर्बानी तो नहीं देगा, और अगर कुर्बानी के बगैर वो रुख चेंज नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि इसके जो सबसे ज्यादा जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए हैं, ना रशिया के लिए है, ना चाइना के लिए है, ना पाकिस्तान के लिए। ये सबसे ज्यादा जो हेडेक है और जो मसला बना हुआ है वो इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ना अमेरिकन कैंप का रहा है ना इधर का कैंप में है। और आजकल के दुनिया के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों में पाँव रखें। जो पुराने जमाने में 50s और 60s में नॉन अलाइंड का जो इशू था
अब तो नॉन अलाइनमेंट खत्म हो गई, कोई नॉन अलाइंड नहीं, एवरी स्टेट के किसी ना किसी जगह पे इंटरेस्ट है और वो कहीं और छोटी स्टेट्स हैं जो कि जिनकी अहमियत नहीं है, मगर बड़ी स्टेट्स के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट। पाकिस्तान छोटी स्टेट है, पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है, मगर इंडिया नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने बारे में ये नहीं समझता कि मैं ग्रेट पार हूँ, वो कहता है असि इत्थे भी बैठे हैं, इत्थे भी बैठे हैं, मगर इंडिया तो कहता है हम यहाँ बैठे, अब किसी की कश्ती में नहीं बैठे, अब तो यहाँ बैठे। हाँ, असि चौधरी हैं। तो वो पाकिस्तान तो कहता है लो जी असि इत्थे भी बैठे, इत्थे भी बैठे, इत्थे भी सलाम करने, उत्थे भी सलाम करने। ठीक है ना। हाँ। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेगा, अब इनको अपनी नई फॉरेन पॉलिसी सोचनी पड़ेगी। क्वाड जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप का कोई इंटरेस्ट नहीं है क्वाड में। क्वाड बनी थी पंगा लेने के लिए चाइना के साथ जी, ताइवान, इसीलिए अभी भी वहां इन्होंने अपनी गन बोट्स और इनकी अपनी नेवी से भी वहां रखी हुई। मगर चाइना इज नॉट गोइंग टू गो टू वॉर विद एनीवन। चाइना के बड़ा पेशेंस है, उन्होंने दिखा दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन, बट उनका तो ये है कि ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए और सिक्योरिटी जो है वो मुश्तरका होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए और आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो इसलिए अभी इंडिया तो इस फलसफे को नहीं मानता ना, वो तो पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा करना चाहता।